चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन। एमसीक्यू क्वेश्चंस पढ़ते हैं हम। लास्ट कौन सा किया था? 22 पेज नंबर 4। उसी के नीचे जो मिक्स टॉपिक करके दे रखा है, सारे टॉपिक के क्वेश्चन मिक्स है इसके अंदर। पेज नंबर 4 सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, पढ़ें ध्यान से। बुक कीपिंग इज कंसर्न्ड विद bookkeeping is concerned with bookkeeping में क्या पढ़ा था सर हमने? सर अकाउंट्स में कंप्लीट अकाउंट्स बनती है A to Z, मतलब स्टार्टिंग भी, रिकॉर्डिंग भी, फाइनल रिपोर्ट बनना, इन्वेस्टर देखेंगे, सब कुछ होगा। ये फाइनल 109 अकाउंटिंग में होता है। बुककीपिंग में क्या होता है? बड़े ही लिमिटेड अकाउंट्स बनते हैं। जैसे एक छोटा दुकानदार है, उसको इसी चीज का हिसाब किताब चाहिए कि मुझे किससे कितने पैसे लेने हैं, किसको कितने पैसे देने हैं, सिर्फ इतना हिसाब किताब चाहिए। तो बुक कीपिंग किसे कहते हैं? समझ लो, लिमिटेड अकाउंट। ठीक, तो उस हिसाब से आपको माइंड में कॉन्सेप्ट सोचते हुए ऑप्शन सोचना है कौन सा होगा। ऑप्शन में लिखा हुआ है रिकॉर्ड करना फाइनेंशियल डेटा को। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है डिजाइनिंग फॉर सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, तीनों चीजें आ गई। सी ऑप्शन में लिखा हुआ है इंटरप्रेट करना, मतलब मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालना, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों यूजर्स के लिए। रिपीट, कौन होते हैं जी इंटरनल यूजर? कंपनी के अंदर के लोग, जैसे कि मैनेजर, ओनर। एक्सटर्नल कौन होता है? कंपनी के बाहर के लोग, जैसे कि गवर्नमेंट, बैंक जिनसे लोन ले रहे हैं। दोनों ही हमारे अकाउंट्स दिखेंगे, लेकिन दोनों के लिए अकाउंट अलग तरीके से बनेगी, क्योंकि इंटरनल वालों को हम कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी देंगे, एक्सटर्नल वालों को हम कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। ठीक बात है? तो अब आपको ट्राई करना है जी। रिदम आपसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आप ट्राई कीजिए, चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है। बुक कीपिंग इज कंसर्न्ड विद, पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है कि रिकॉर्ड करना है डेटा को, दूसरे में लिखा हुआ है रिकॉर्ड भी, क्लासिफाई भी, समराइज भी, ये सब कुछ करना है। सी में लिखा हुआ है डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालना है, और डी में लिखा हुआ सब कुछ करना है। आप ट्राई करें ए ऑप्शन। सर ऑल ऑफ द अबव आंसर कब आता? जब क्वेश्चन में बुक कीपिंग की जगह अकाउंटिंग लिखा होता, क्योंकि अकाउंटिंग में सारा काम होता है। फिट कीजिए माइंड में, देखो एमसीक्यू में इसलिए करा रहा हूं, समझ लो ये चैप्टर का रिवीजन करा रहा हूं। चैप्टर के ही जो कॉन्सेप्ट बार-बार रिपीट होंगे, इस पे तो मैं रिवीजन टाइप ही करा रहा हूं। सर अकाउंटिंग में सारी चीजें आ गई, बुक कीपिंग में थोड़ी सी चीज आई। क्वेश्चन पूछा हुआ कौन कौन से काम करता है बुक कीपिंग, थोड़ा सा काम करता है ए ऑप्शन। क्वेश्चन में अकाउंटिंग होता तो डी ऑप्शन आता। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए जी हम। अकाउंटिंग प्रोसेस का सबसे आखिरी स्टेप कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, ऑप्शन नंबर बी फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना, ऑप्शन नंबर सी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना, और ऑप्शन नंबर डी सभी। ऋषभ आप ट्राई करेंगे? सी कम्युनिकेशन आप ट्राई करेंगे ना, तो कुछ हम ये बात सी ऑप्शन कम्युनिकेशन। ये क्वेश्चन अगर पूछा होता ना आदित्य आप बताएं डी ऑप्शन कब आता? मतलब क्वेश्चन 2 में ऐसा लिखा होता कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग, लास्ट वाला नहीं पूछा होता स्टेप्स बताओ, तो सारे ही स्टेप है ना, ऑल ऑफ दिस तब आता। क्वेश्चन में स्पेशली करके क्या बोलते हैं कि सिर्फ लास्ट वाला बताओ, सबसे एंड में। सिंपल सी बात सर, आपने 11th क्लास में एडमिशन, आपको 10th क्लास बताओ, 10th क्लास में आपने एडमिशन ले लिया, तो आपके स्टेप्स क्या होंगे सर? एडमिशन लेना, क्लासेस लेना, रिवीजन करना, टेस्ट देना, एग्जाम देना, रिपोर्ट कार्ड बनना, और फिर एंड में रिपोर्ट कार्ड टीचर ने कम्युनिकेट किया आपको और आपके पेरेंट्स को, तब 10th क्लास खत्म हुई, फिर 11th में। तो सबसे लास्ट स्टेप क्या होता है जी? कम्युनिकेशन। हम फिट कर लेंगे बात सर, अकाउंट्स में अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर सबसे लास्ट वाला स्टेप कौन सा होता है? कम्युनिकेशन। जो भी रिजल्ट निकला सर, ये कंपनी के मैंने अकाउंट्स वगैरह बना लिए, और उसकी मैंने इंफॉर्मेशन लॉजिक लगा लिया कि इस कंपनी की ग्रोथ हो रही है कि डाउन जा रहा है, फिर यूजर को कम्युनिकेट कर दिया कि कंपनी अच्छी है बुरी है, उसके बाद कुछ बचा ही नहीं। तो कम्युनिकेशन इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंट। थर्ड क्वेश्चन जी, नेक्स्ट क्लास में टेस्ट है चैप्टर का, तो अच्छे से करना है पूरा, वेडनेसडे को टेस्ट होगा इस चैप्टर का, फ्राइडे को फिर चैप्टर नया स्टार्ट होगा। थर्ड क्वेश्चन जी, बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो बिल्कुल बेसिक है? ऑप्शन पढ़े सारे के सारे।
टू रिकॉर्ड ऑल द बेसिक ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन। दूसरा, रिजल्ट को इंटरप्रेट करना। फिर बता रहा हूँ इंटरप्रेट का मतलब समझ करके मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालना। सिंपल सी बात है, दो बच्चों की मार्कशीट मान लो मेरे को दे दी और मुझे कहा जिसको पढ़ो समझो, तो मैं मार्कशीट पढ़ करके बताऊंगा सर ये वाला बच्चा ना मैथ में होशियार है, सर ये वाला बच्चा इंग्लिश में होशियार है। समझ आ रही बात? इंटरप्रेट करना मतलब मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालना, उसे कहते हैं इंटरप्रेट करना। तीसरा, असिस्ट करना मैनेजमेंट को कि वो अपने काम कर पाए। तो ये तीन फंक्शन है। सर क्वेश्चन में अगर पूछा होता व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, तो हम फिर टिक करके आते हैं ऑल ऑफ दिस, ये सारे फंक्शन है। सबसे बेसिक वाला फंक्शन पूछा, सबसे बेसिक फंक्शन। सर आप क्या क्या काम करते हैं? मान लीजिए आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, आप स्पोर्ट्स में भी हैं, और सपोज आप मम्मी गर्ल्स हैं तो आप सपोज मम्मी का सपोर्ट करते हैं किचन में, या बॉयज हैं तो सपोज डैडी को बिजनेस में सपोर्ट करते हैं, काफी सारे काम करते हैं। लेकिन बेसिक आपका काम क्या, पढ़ाई करना इस एज में। ठीक, तो बेसिक पूछा है, अकाउंट्स का बेसिक काम क्या है? आदित्य ए ऑप्शन सर, रिकॉर्ड करना चीजों को, बस सबसे बेसिक काम ये काम। ये इंटरप्रेट करना, असिस्ट करना, ये सब है, ये बाद की चीज है। किसी को असिस्ट करना ये बाद की चीज है। मेन काम क्या है? रिकॉर्ड करना सारी चीज। ध्यान रहेगा जी? अच्छा, आंसर मैंने एंड में सारे दे रखे हैं, तो आपको टिक मार्क की जरूरत नहीं है, ताकि रिवीजन में आपको ध्यान रहे। तो टिक मार्क लगाने के बाद क्या होगा, जब आप रिवाइज करोगे आपको आंसर तुरंत दिख जाएगा, तो फिर आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। समझ पा रहे हैं? तो आंसर सारे दे रखे हैं, अभी सिर्फ पढ़ें, समझें और क्या करें। कोई और बच्चा आंसर दे, इससे पहले खुद कोशिश करें कि मेरे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए। फिर आपको जब सही आंसर पता लग जाएगा, तो अगर सही है तो ठीक है, गलत है तो फिर सोचो कि मैं क्या गलत एंगल से सोच रहा था और क्या सही एंगल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गए हैं जी 4 पर। इनमें से कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन है जो रिकॉर्ड नहीं की जाएगी? Which of the following will not be recorded in the books of account? रिकॉर्ड करेंगे, बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे हम। सिंपल सी बात है, ध्यान से देखो। तो मान लीजिए मैं एक बैंक में जॉब कर रहा हूँ और मेरा काम है कैशियर का। पैसा आए तो रिकॉर्ड करो, पैसा जाए तो रिकॉर्ड करो। और कोई कस्टमर आता है जी मेरी पासबुक में प्रिंट कर दो, मैंने जो ट्रांजैक्शन करी पिछले महीने, तो मैं क्लियरली मना कर दूंगा, सर मेरा काम ही नहीं है। मुझे जिस चीज़ की सैलरी मिल रही है, जो मेरा जॉब प्रोफाइल है, मैं वही काम करता हूँ। सिंपल सी बात है। इसी तरीके से हम अकाउंटेंट भी अपना जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही सारा काम करते हैं, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करेंगे हम। तो इसमें से कौन सा काम एक्स्ट्रा वाला है जो हमारी ड्यूटी है ही नहीं करनी? तो कोई रीजन पता क्या होता है? जो बॉस है, प्रोप्राइटर है, वो जरूरी नहीं कि पढ़ा लिखा हो, वो आकर के हमें सारी चीजें बताता है। ये हमारे पास सारे ही बिल आएंगे, हर चीज आएगी मेरे पास, तो हमें खुद अपनी समझ होनी चाहिए कि कौन सी चीज रिकॉर्ड करनी है और कौन सी रिकॉर्ड नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल, बॉस आके कहता है मेरे घर पे ना टीवी टूट गया, तो मैं नया लिया, उसने ये चीज बताई। अब मुझे सोचना है कि घर पे टीवी लिया, इसका बिजनेस से क्या लिंक है? इसको मुझे रिकॉर्ड ही नहीं करना, इग्नोर करना। कल आकर कहता है कि जो हमारे ऑफिस के रिसेप्शन पे जो टीवी था वो टूट गया, वो मैं नया लेकर गया, तो मुझे पता है ऑफिस का खर्चा, ये मुझे रिकॉर्ड करना। ठीक बात है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन देगा, हमें ढूंढनी है, हमें छांटनी है जो हमारे काम की है। तो इन चार में से एक ऐसी जो काम की नहीं है, देखते हैं कौन सी ऐसी है। आप ट्राई करेंगे। अब चलिए काम करते हैं, चार ऑप्शन पढ़ते हैं टिक करके। ऑप्शन नंबर ए बताओ कि काम की लग रही है कि नहीं लग रही। परचेज करा है एलईडी टीवी पर्सनल यूज के लिए और अपने पर्सनल अकाउंट से पैसे दिए। नो, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, इग्नोर करेंगे। अपने पर्सनल पैसों से अपने लिए पर्सनल टीवी लेकर के आया हो, तो हमारे काम की चीज नहीं है, इग्नोर कर देंगे उसको। बी ऑप्शन, मशीनरी परचेज करी, काम की ट्रांजैक्शन है कि नहीं? बिल्कुल काम की है। गुड्स खरीदे परचेज, काम की ट्रांजैक्शन है कि नहीं? है जी। सैलरी दी, काम की ट्रांजैक्शन है कि नहीं? है। अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दे, तो बिजनेस के लिए खर्चा हुआ। पर वो अकाउंट में थोड़ी रिकॉर्ड होगी, बिल्कुल होगी। देखिए, हम अकाउंटेंट है बिजनेस के अंदर, तो हमारी ड्यूटी है कि कोई भी इनकम या कोई भी एक्सपेंस वो सभी रिकॉर्ड किए जाए। अब जिस कंपनी में मैं अकाउंटेंट की जॉब कर रहा हूँ, उस कंपनी में जितने भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, उनको हर महीने सैलरी दी जाएगी, तो ये खर्चा हुआ कंपनी के लिए, इसका भी तो हिसाब हमें रखना है, हमारी ड्यूटी। ठीक है। एकदम सैलरी और वेजेस वर्ड में फर्क बताओ। वेजेस हो गए दिहाड़ी टाइप हो गए और सैलरी हो गई तनख्वाह। सैलरी जैसे तनख्वाह हो गई और वेजेस जैसे हमें मतलब कि टाइम आवर्स के हिसाब से। सैलरी तनख्वाह और वेजेस जो मजदूरों को वेजेस। सैलरी मंथली मिलता है, वेजेस डेली बेसिस पे होता है।
सर सैलरी मंथली और नहीं, जो लोगों ने आंसर दिया वो गलत है, अब कुछ और आंसर सोचना, रिपीट नहीं करना आंसर। सर सैलरी मंथली मिलेगी, जैसे कोई किसी कंपनी में वर्क कर रहा है, और वेजेस फॉर एग्जांपल कोई लेबर वर्क कर रहा है। एम्प्लॉयज को सैलरी मिलती है और लेबर्स को वेज। सैलरी की फिक्स अमाउंट होती है और वेजेस की फिक्स अमाउंट होती है। चलिए कोई बात नहीं, सारा गलत है। सैलरी और वेजेस में सबसे कितना अंतर है? मान लीजिए मेरी कंपनी के अंदर 1000 एम्प्लॉइज हैं, उनमें से 950 लोग ऐसे हैं जो गुड्स बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल मार्कर की फैक्ट्री है, तो 950 लोग 1000 में से तो गुड्स बना रहे हैं, मार्कर बना रहे हैं। कोई प्लास्टिक उठा के लाता है, कोई मशीन में लगा रहा है, वगैरह वगैरह। और 50 लोग ऐसे हैं जिसको इस मार्कर से कोई लिंक नहीं है, जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड, जैसे कि रिसेप्शनिस्ट, जैसे कि अकाउंटेंट, इनका कोई लिंक नहीं गुड्स से। इनकी पेमेंट को वेजेस कहते हैं और इनकी पेमेंट को सैलरी। क्लियर हो गई ये बात? कुछ कॉन्सेप्ट हमारे मतलब गलत है, कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे माइंड के अंदर, जो हमने कुछ सुना किसी से वही माइंड में कर लिया। ऐसा नहीं है कि मंथली हो तो सैलरी, डेली हो तो वेजेस, ऐसा नहीं है। मजदूरों को वेजेस और ऑफिस वालों को सैलरी, ऐसा नहीं है कि पेमेंट टाइम के हिसाब से हो तो वेजेस और फिक्स हो तो सैलरी, ऐसा नहीं है। ऐसा है, क्लियर हो गई ये बात? ऐसा भी हो सकता है कि इनकी फिक्स सैलरी ना हो। फॉर एग्जांपल सेल्समैन गुड्स तो नहीं बना रहा, मार्कर बना नहीं रहा, तो बेच रहा, तो उसकी सैलरी कहलाई जाएगी। उसकी सैलरी फिक्स होती नहीं, तो जितना सामान बेचेगा उतने पैसे मिलेंगे। समझ आ रही है बात? इन पे आते हैं, ये गुड्स बना रहे हैं, हो सकता है इनकी सैलरी फिक्स हो, 10,000 महीने मिलेंगे, बेटा गुड्स बनाओ 10 स्टेशन बैठ करके। हो सकता है इनकी सैलरी फिक्स ना हो कि बेटा आपको 50 पैसे मिलेंगे मार्कर बनाने के, जितना मार्कर बनाओगे उतने पैसे आपको, ये भी हो सकता है। तो इन दोनों में से किसी की भी फिक्स हो सकती है, किसी की भी टाइम बेस पे हो सकती है, आइटम काम के हिसाब से हो सकती है। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, ध्यान रखेंगे, माइंड में फिट करेंगे। क्लास में किसी बच्चे से पूछना, टीचर पढ़ाते नहीं है, वेजेस सैलरी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। जो गुड्स बनाए ऐसे वर्कर को दी जाती है, उसको हम वेजेस कहते हैं। जो गुड्स नहीं बनाता उसको दी जाती है तो सैलरी। ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक अकाउंटेंट के लिए है दोनों खर्चे। जब अकाउंटेंट इसको रिकॉर्ड करेगा तो खर्चा ही है, चाहे सैलरी हो चाहे वेजेस। सही? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या चीज नहीं सीखी सर? कि जो ए ऑप्शन था, पर्सनल टीवी खरीद रहा है पर्सनल यूज के लिए, हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और बी सी डी तीनों काम की चीजें हैं, हम तीनों रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड कैसे करेंगे वो आने क्लास में सीखेंगे। अभी हम सिर्फ सीख लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए जी। अकाउंटिंग इज, अकाउंटिंग क्या है जी, ये देखना है जी हमें। अकाउंटिंग इज द, पहला ऑप्शन में प्रोसेस है जो समराइजिंग से कंसर्न है, समरी बनाना, एक पेज में सब कुछ लिख देना। बी ऑप्शन है बिजनेस की लैंग्वेज नहीं है। सी ऑप्शन में लिखा हुआ है एक आर्ट है, उसमें रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को और इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, इंपॉर्टेंट मैनर। रिदम आपकी बारी। सी ऑप्शन है सर, सी ऑप्शन तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन है, तो सी ऑप्शन तो परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हम। Which of the following is the objective of accounting? इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव है अकाउंट्स का जी, ये बताना है हमें। तो भरत आपकी बारी आ गई है। ऑप्शन नंबर ए सिस्टम से रिकॉर्ड करना, ऑप्शन नंबर बी कंपेयर करना और इवैल्यूएट करना, मतलब कैलकुलेट करना को ज्यादा कौन सा काम। सी ऑप्शन है जी सॉल्वेंसी पोजीशन। सॉल्वेंसी क्या होती है ध्यान से देखिए। इंसॉल्वेंट वर्ड का होता है सर मीनिंग हिंदी दिवालिया। मूवीज में देखा है तुमने नीलामी, उस मूवीज में देखा होगा पुराने वाले मूवीज में, ये नीलामी हो रही है सर, मतलब एक घर है उसके बाहर लोग बैठे हैं जी चेयर पर, गोली लग रही है, इतने लाख में प्रॉपर्टी मिल रही है, फिर ज्यादा की गोली लगाता है, फिर वेट करते हैं 2-3 काउंट करते हैं, फिर ज्यादा की गोली लग गई तो फिर 2-3 काउंट करते हैं, जो हाईएस्ट गोली बोलता है वो उसकी हो जाती है। ये पूरा कॉन्सेप्ट है क्या, समझिए ध्यान। सर मिस्टर राम ने बैंक में लोन के लिए अप्लाई करा, 50 लाख का लोन। बैंक वालों का जी सिक्योरिटी पर क्या दोगे? उसने कहा सर मेरा घर है, उसकी मार्केट वैल्यू आज की डेट में 1 करोड़ रुपए है,
वो सिक्योरिटी पर आपके पास रहेगा, उसके पेपर्स में रखवा देगा, ऐसा नहीं घर से निकल जाएगा, घर में ही रहेगा अपने, बट डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट साइन करवा देगा कि सर रजिस्ट्री मतलब आपके पास रहेगी, मैं जब तक लोन नहीं चुका देता विद इंटरेस्ट तब तक मैं अपने बिल्डिंग बेच नहीं पाऊंगा, ये डॉक्यूमेंट रखवा देता है बैंक के पास। अब बैंक कहता है जी ठीक है, और बैंक इसको कहता है जी आपको इतनी इंस्टॉलमेंट में हमारा लोन चुकाना है, इंस्टॉलमेंट नहीं चुका पाया कोई तो वेट करेंगे, इंटरेस्ट लगाएंगे, पेनल्टी लगाएंगे, नोटिस देंगे, फिर इसको अल्टीमेटम देंगे कि इस डेट तक आपने पैसे नहीं दिए तो आपका घर नीलाम हो जाएगा। फिर भी इसने पैसे नहीं दिए, तब बैंक वाले आएंगे लीगली इसका घर बिकवाएंगे। इसका घर सपोज बिका 80 लाख में सपोज, तो बैंक अपने लोन के 50 लाख, उसमें मान लो 10-5 लाख रुपए इंटरेस्ट का और खर्चा है तो वो भी ले लेगा, सपोज 60 लाख लेंगे तो 20 लाख उसको वापस कर देगा। ये कॉन्सेप्ट होता है। जब नीलामी होती है बैंक के थ्रू, न्यूज़पेपर में ऐड आता कि ये प्रॉपर्टी इस एरिया में है, इन सबकी नीलामी हो रही है, तो आप बिड करने के लिए, नीलामी बोलना मतलब बिड करना, उसके लिए आप आ सकते हो। कोविड के टाइम पे ऑनलाइन भी हुई थी बिड। क्लियर हो गई जी बात? इसे बिडिंग करना कहते हैं, इसको इंसॉल्वेंट कहते हैं, जो दिवालिया हो गया। अच्छा, अब सॉल्वेंट मतलब दिवाली का उल्टा, मतलब जो इसके पास प्रॉपर्टी अच्छी खासी है, लोन से कम है, तो वो कॉन्सेप्ट क्या सॉल्वेंसी का है, ध्यान से देखना। तो सपोज सैलरी है मेरी 1 लाख और जो मैं लोन ले रहा हूँ उसकी ईएमआई बनेगी 20,000। ध्यान से समझना, मैं बता रहा हूँ आपको सॉल्वेंसी पोजीशन का मतलब क्या है। सपोज मेरी सैलरी 1 लाख रुपए है और जो मैं लोन ले रहा हूँ उससे जो मेरी किस्त बनेगी हर महीने की वो 20,000 बनेगी, मतलब मेरी 5 गुना आमदनी है एज कम्पेयर टू इंस्टॉलमेंट, तो ठीक ठाक है। तो बैंक वाले को लगेगा कि सेफ है, हमारा पैसा मरेगा। इसका दूसरा पॉइंट, तो सैलरी मान लीजिए किसी की 50,000 है और जो ईएमआई बन रही है वो बन रही है 20,000 इंस्टॉलमेंट, तो ये 2.5 टाइम्स है। यहाँ पर बैंक वालों को लगेगा कि 50,000 रुपये सैलरी है, इसके घर खर्च भी होंगे अच्छे खासे, तो 20,000 रुपये किस्त कहाँ दे पाएगा, तो बैंक के लोग रिजेक्ट करते हैं। सिंपल सी बात है, अगर मैं बैंक में लोन के लिए अप्लाई करता हूँ तो हमेशा लोन पास नहीं होता। स्टार्टअप में सोचता था मैं कि भाई लोन रिजेक्ट क्यों होता है, क्या मतलब है, लोन के लिए लैंड होते पड़ते थे कि जब बैंक को तो इंटरेस्ट से मतलब है, मैं बैंक से लोन मांग रहा हूँ, आपको इंटरेस्ट लो, आप क्यों रिजेक्ट कर रहे हो लोन। बैंक ये चीज़ चेक कर रहा है कि भैया आज ही मेरे से लोन ले रहा है 50,000 रुपये सैलरी वाला, ये कह रहा 20,000 में इंस्टॉलमेंट दे दूँगा हर महीने, कैसे दे देगा भाई, 50,000 रुपये घर खर्च भी होंगे अच्छे खासे, तो इंस्टॉलमेंट मरेगी तो बैंक का तो नुकसान होगा। तो हर बैंक का स्टैंडर्ड होता है कि हम 3 या 4 या 5 इतनी नंबर आना चाहिए कम से कम, तभी हम देंगे लोन, वरना नहीं देंगे। ये हर बैंक का अपना स्टैंडर्ड है। तो जिस बैंक के पास पैसे ज़्यादा आए हुए हैं तो उस टाइम स्टैंडर्ड डाउन कर देगा अपना, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा दे पाएँ। जिसके पास पैसे मतलब सफिशिएंट मतलब बहुत एक्सेस में नहीं है पैसा, लिमिटेड पैसा है बैंक में, तो स्टैंडर्ड अपना हाई रखता है। प्राइवेट बैंक जनरली अपना स्टैंडर्ड हाई रखते हैं, प्राइवेट बैंक वाले, क्योंकि वहाँ पर लोन मरना नहीं चाहिए, बिल्कुल सेफ्टी से हिसाब से चलना है वगैरह वगैरह। फिर हो गई जी बात। दिस इज सोल्वेंसी रेशियो, सोल्वेंसी पोजीशन, कि हम सोल्वेंट कितने गुना अपने फिक्स्ड खर्चों के, अपने कर्जों के कितना गुना है सॉल्वेंट। तो ये चीज़ चेक करनी, ये लिखा होता है यहाँ पर, सोल्वेंसी रेशियो चेक करनी, सोल्वेंसी पोजीशन चेक करनी। चौथा है कि फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है कि फ्यूचर का एस्टिमेट, चौथा लिख सकते हैं आप, एस्टिमेटिंग फ्यूचर। फोरकास्ट में नहीं लिख लीजिए, देखो एस्टिमेटिंग फ्यूचर। सारे वर्ड नए इंग्लिश बोल रहे हो फ्रेंड्स, सीख रहे हो आप, सारे वर्ड्स नए हैं, तो जितना मैक्सिमम लिख सको उतना लिखो, पूरी भर दो पेज, जितने वर्ड्स टाइप प्रिंटेड है उतने वर्ड्स आपके हाथ पे लिखे होने चाहिए, इतना लिखना है आपको, समझ लो। सॉल्वेंसी की डेफिनेशन क्या होगी प्रॉपर? देखो चैप्टर नंबर 2 है हमारे बुक के अंदर, उसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। वहाँ पे हर वर्ड की डेफिनेशन पढ़ेंगे, वहाँ सीखेंगे डेफिनेशन सीखेंगे, ठीक है। इसके बाद वही चैप्टर स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर, अच्छा 6 का आंसर बताएंगे इसके बारे में। ए ऑप्शन सर, ये अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो रिकॉर्ड करना तरीके से, सिस्टम से रिकॉर्ड करना, इसे कहते हैं सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन 7 पर आ गए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इनमें से क्या लग रहा है हमें कि कौन यूजर नहीं, कौन हमारे अकाउंट्स को यूज नहीं करेगा। सर शॉर्ट टर्म क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन, जिससे हम गुड्स उधार में खरीद के लाए हैं,
बी ऑप्शन डेटर, डेटर कौन, इसको हमने उधार में गुड्स बेचे हैं। ऑप्शन नंबर सी गवर्नमेंट, इसको हम टैक्स देते हैं। ऑप्शन नंबर डी ओनर, जो मालिक है। तो सर चारों ही यूजर्स लग रहे हैं, कौन सा लग रहा है स्पेशल यूजर नहीं होगा? आदित्य ए ऑप्शन क्रेडिटर, आप ट्राई करें। बी डेटर, आप क्रेडिटर क्यों लगा? खरीदते हैं उससे तो ज्यादा होगा। हम खरीदते हैं उससे तो वो कंपनी इंफॉर्मेशन में क्या करना पड़ेगा? आपको क्यों लग रहा है बी ऑप्शन? जिसको हम उधार देंगे वो हमें उसकी चेक करनी पड़ेगी कि वो हमारे पैसे वापस दे सकते हैं। परफेक्ट आंसर है जी, बिल्कुल ध्यान से देखो। बैंक से मैं यहां समझना कि बैंक से मैं लोन लेकर के आया हूं, अब टेंशन किसकी है? बैंक की। अगर पैसे ना मर जाए मेरे तो बैंक वाले मेरे अकाउंट्स देखेंगे रेगुलरली, है कि नहीं? मैं थोड़ा दूंगा बैंक के अकाउंट्स कि बैंक सही है कि नहीं, बैंक पर डूब तो नहीं जाएगा, मैं थोड़ा देखूंगा ये बात। समझ आ रही बात है? इसी तरीके से जब मैं कुछ उधार खरीद करके लाया हूं क्रेडिटर से, तो क्रेडिटर को टेंशन होगी यार उनको मैंने उधार दे दी, सामान की कंपनी डूब ना जाए, तो वो मेरे अकाउंट देखेगा रेगुलर। समझ आ रही बात? डेटर कौन है? जिसको मैंने उधार भेजा है, मेरा कस्टमर है। अब मैंने अपने कस्टमर को उधार सामान बेच दिया, तो उसे किस बात की टेंशन? कंपनी डूबी तो फायदा ही होगा, उसको पैसे नहीं देने पड़े। समझ आ रही बात? तो डेटर जो कस्टमर है वो हमारे अकाउंट नहीं देखेगा, जो हमारा क्रेडिटर है उसको पैसे लेने वो हमारे अकाउंट से देखेगा। ठीक है, तो आंसर आएगा इसके अंदर बी ऑप्शन, डेटर हमारे अकाउंट से देखेगा। 8 क्वेश्चन पर आ गए जी, which one is the advantage of accounting? कौन सा इसमें लग रहा है हमें कि फायदा है अकाउंट्स का? इन चार में से कोई प्रॉफिट वाली बात हो जाएगी, अकाउंट्स का फायदा हो जाएगा अकाउंट्स की वजह से। कौन सा फायदा लग रहा है जी आपको? वृंदा आप ट्राई करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी, का मतलब कि हमें याद नहीं रखना पड़ता। बी ऑप्शन है प्रेजेंट वैल्यू बताता है बिजनेस की। सी ऑप्शन है प्राइस लेवल चेंजेस इग्नोर कर देता। डी ऑप्शन है फुल्ली एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता। बताइए सर ऑप्शन ए रिप्लेसमेंट। ए ऑप्शन सर रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी। सर ये फायदा है अकाउंट्स का कि हमें अकाउंट्स याद नहीं रखनी पड़ती, हमें डेटा याद नहीं रखना पड़ता। उधार बेचा शाम को 50,000 रुपए, मुझे याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने अकाउंट्स में लिख लिया। तो अकाउंट्स का ये बड़ा फायदा है, याद नहीं रखना। बी ऑप्शन शो बी ऑप्शन शोज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बिजनेस। बी ऑप्शन क्यों सही नहीं है? क्योंकि बी ऑप्शन गलत पढ़ा था हमने अकाउंट्स की लिमिटेशन के अंदर कि अकाउंट्स बिजनेस की ना प्रेजेंट वैल्यू नहीं दिखाते। ध्यान से देखिए, तो बिल्डिंग 10 लाख की परचेज की थी 5 साल पहले, आज की डेट में प्रेजेंट वैल्यू इसकी 15 लाख है, तो हम अकाउंट्स में 10 लाख ही दिखाते हैं, 15 लाख दिखाते हैं। ठीक है, इसलिए बी ऑप्शन गलत, इसलिए वो सही आंसर नहीं है। 9 क्वेश्चन पर आ गए जी, which of the following is the branch of accounting? ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हमारे कोर्स के अंदर है, मतलब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना, लेन देन रिकॉर्ड करना। कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? यहाँ से देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। ग्रेजुएशन जब आप करेंगे तो फाइनल ईयर में सब्जेक्ट आएगा कॉस्ट अकाउंटिंग। इसके लिए कोर्स भी होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, CMA के नाम से। वो थोड़ा कम फेमस है, उसके पीछे रीजन ये है कि कॉस्ट अकाउंटेंट की जो जॉब है वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में लगती है। जो ट्रेडिंग कंपनियां हैं, जो सर्विस वाली कंपनियां, उनमें जॉब नहीं लगती उनकी, इसलिए उसका स्कोप कम। समझिए जी कॉस्ट अकाउंटेंट है क्या? जैसे जनरली कार में आपने देखा होगा वाइपर आगे होता है, पीछे नहीं होता। तो सपोज कोई जो कार का ओनर है कंपनी, वो चाह रही है कि हम एक स्कीम लॉन्च करें जिसमें पीछे भी वाइपर हो, तो वो अपने कॉस्ट अकाउंटेंट से कहेंगे कि मुझे बताओ पीछे वाइपर लगाने की कितनी कॉस्ट पड़ जाएगी। सारी कैलकुलेशन लगाएगा, पीछे वाइपर लगेगा इतने रुपए का आएगा। आगे एक सॉफ्टवेयर इनबिल्ट होगा कि जहाँ पे ड्राइवर बटन प्रेस करे और पीछे तक इंस्ट्रक्शन जाए और वाइपर काम करे, तो सारा सिस्टम अटैच करना पड़ेगा। तो सपोज कहता है 5,000 रुपये कॉस्ट आएगी इस चीज़। ऐसा काम होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसे बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। तो अकाउंट से बिल्कुल सेपरेट फील्ड है, पढ़ेंगे फाइनल ईयर के अंदर। सी ऑप्शन है जी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे मैनेज करना ह्यूमन रिसोर्स को, लोगों को मैनेज करना, फाइनेंस को, पैसे को मैनेज करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना, ब्रांचेस मैनेज करना, प्रोडक्ट्स मैनेज करना, कौन सी ज्यादा बेचें कौन सी कम बेचें,
तो सारे के सारे ही अकाउंटिंग की ब्रांचेस हैं। ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 10, टू प्राइमरी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर। जो सबसे बेसिक है, ये दो क्वालिटी तो पक्का होनी ही चाहिए, ये दो क्वालिटी तो पक्का होनी ही चाहिए। पहला है कि अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड मटेरियलिटी, दूसरा है रेलेवेंस एंड रिलायबल, तीसरा है रेलेवेंस एंड मटेरियलिटी। ऑप्शन नंबर डी है ऑल। आप चीटिंग भी कर सकते हो, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा रखे हैं आपको मैंने, तो उन चारों में से ऐसी कौन सी हैं जो उन दो में ऑप्शन दिख रहा है? बी ऑप्शन, रेलेवेंस, रिलायबिलिटी, और बाकी दो क्या थे? अंडरस्टैंडेबिलिटी, और चौथा क्या था? कंपैरेबिलिटी। तो मटेरियलिटी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक होता ही नहीं है, इसलिए ए और सी ऑप्शन गलत है, इसीलिए बी ऑप्शन सही है। मटेरियलिटी वर्ड का मीनिंग चैप्टर नंबर 3 में सीखेंगे, वहां पर डिटेल में है। 11 पर आ गए, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, ये ऑप्शन नंबर ए में दोनों का मीनिंग सेम है, जो मर्जी इंटरचेंजेबली, मतलब बुक कीपिंग की जगह अकाउंटिंग वर्ड यूज कर लो, अकाउंटिंग की जगह बुक कीपिंग वर्ड यूज कर लो, एक ही बात। ऑप्शन ए ऐसे क्या है, इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। बी ऑप्शन क्या रहा है? डज नॉट मीन सेम एंड आर नॉट यूज्ड इंटरचेंजेबली, दोनों का मीनिंग सेम नहीं है, दोनों दूसरे जगह यूज नहीं कर सकते। सी में लिखा है, बोथ डी में लिखा है। इसकी बात चल रही है, बी ऑप्शन सही है जी, कि दोनों का मीनिंग सेम नहीं होता। बुक कीपिंग इनकम्प्लीट अकाउंट है, अकाउंटिंग कंप्लीट अकाउंट है, इसलिए। 12 पर आ गए जी हम। अकाउंटिंग में ऑप्शन नंबर ए में लिखा है, इसके अंदर बुक कीपिंग इंक्लूड है। बी ऑप्शन में लिखा है बुक कीपिंग इंक्लूड नहीं है। सी ऑप्शन क्या है, पता नहीं हो भी सकती है कि नहीं। डी कहता है नहीं। रिदम आपकी बारी है जी। क्या अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग इंक्लूड होती है या नहीं? बी। भरत, ए ऑप्शन, अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग इंक्लूड होती है। सिंपल सी बात है वो सर, अकाउंटिंग में हमने क्या करा, रिकॉर्ड कर ली चीजों को और लेजर बना लिए, मतलब कि हमने राम का शाम का खाता बना लिया, बस उसके बाद रुक गए। अकाउंटिंग में ये दो स्टेप तो करना ही करना है, उसके बाद ये स्टेप भी करना है, इसलिए अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग इंक्लूड होता है। ये ऑप्शन आंसर आ 13 पर आ गए जी। Which of the following will not be recorded in the books of accounts? इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो हम रिकॉर्ड करेंगे इन अकाउंट्स के अंदर? आप ट्राई करें। ऑप्शन नंबर ए मुझे बताइए, सेल ऑफ गुड्स रिकॉर्ड करोगे कि नहीं? आदित्य, ए ऑप्शन रिकॉर्ड करोगे कि नहीं? करेंगे सर, गुड्स बिक रहे हैं, मतलब सामान बिक रहा है, रिकॉर्ड करेंगे हम, अकाउंट में काम ही क्या है। ऋषभ, बी ऑप्शन, पेमेंट ऑफ सैलरी रिकॉर्ड करोगे कि नहीं? करेंगे सर, सैलरी देना, खर्चा हो रहा है, स्टाफ हमारे पास अच्छी क्वालिटी का है, वेल क्वालिफाइड, रिकॉर्ड करोगे कि नहीं? नहीं सर, रिकॉर्ड कर भी नहीं सकते, रिकॉर्ड करना चाहे तो भी नहीं कर सकते। कैसे रिकॉर्ड करेंगे? किसी की क्वालिटी कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं? समझ आ रही है बात? ऑप्शन नंबर डी, कुछ परचेज करें, रिकॉर्ड कैसे करोगे? कर सकते हैं कि नहीं? करेंगे, बिल्कुल सही। 14 क्वेश्चन पर आ गए कि हम ट्रांजैक्शंस आर पोस्टेड इनटू लेजर फ्रॉम, इसको इस पे चैप्टर नंबर 9 लिख दीजिए आप, चैप्टर नंबर 9 लिख दीजिए इस पर, ये गलती चैप्टर 1 में आ गया है। चलिए 15 क्वेश्चन पर आ गए हम। इनमें से कौन सी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, ये ढूंढ करके बतानी है। रिदम, ए ऑप्शन आपको बताना है ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं। आपकी बारी नहीं हुई ना? नहीं। आप भी बता दीजिए, यही बता दीजिए। नहीं रिकॉर्ड करना, वजह इसमें अमाउंट से किया है, अमाउंट देके किया है, मतलब अमाउंट यूज हुआ है इसके अंदर। इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे? नहीं सर करेंगे। करेंगे। ये कुछ नहीं क्या लिखा हुआ है कि हमने 50,000 रुपए का सामान खरीदा है बेचने के लिए, क्वेश्चन ऐसे तो लिखा हुआ है, इसमें कोई वजह नहीं है रिकॉर्ड ना करने की। आगे आप बताएं डी ऑप्शन, रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं? करेंगे जी। एम्प्लॉइज को सैलरी वेजेस दे रहे हैं, बिजनेस का खर्चा हो रहा है, डेफिनेटली रिकॉर्ड करेंगे। आदित्य, सी ऑप्शन, रिकॉर्ड करोगे कि नहीं? करेंगे जी। ऑफिस प्रीमिसेस, प्रीमिसेस वर्ड क्या होता है देखिए,
देखिए मान लीजिए गली में हमने कोई बिल्डिंग खरीद ली है, उसको तो बिल्डिंग ही बोलेंगे, बिल्डिंग अकाउंट। किसी रोड पर हमने प्लॉट खरीद लिया, खाली जगह खरीद ली, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं लैंड अकाउंट के नाम से, और बिल्डिंग को बिल्डिंग अकाउंट के नाम से। अगर हम फ्लोर खरीदते हैं कोई तो बिल्डिंग अकाउंट से लिखते हैं, और अगर हमने जगह जड़ समेत खरीदी है, मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा हमारा है, तो फिर लिखते हैं उसको लैंड एंड बिल्डिंग। करेक्ट? 3 चीज समझाई मैंने, खाली प्लॉट लैंड, एक फ्लोर बिल्डिंग, और जमीन से लेकर ऊपर तक कंप्लीट हमारा तो लैंड एंड बिल्डिंग। समझ में आ रहा है? अब चौथी आइटम बता रहा हूं सर। मॉल में देखा है कि हमने बड़े से एरिया में बिल्डिंग होती है और काफी एरिया खाली होता है, और एरिया भी लिखा होता है, चाहे उसमें गार्डन हो, चाहे पार्किंग हो, कुछ भी हो। तो बिल्डिंग और उसके आसपास का लैंड, इस सब मिलाकर ये वाला एक वर्ड है। ठीक? आसान समझने के लिए आप लैंड एंड बिल्डिंग समझ सकते हो, इसका मतलब एग्जैक्ट मीनिंग इसका ये है। राइट? ठीक है? तो लैंड बिल्डिंग मतलब कि बिल्डिंग का रेंट पे कर रहे हैं इसके अंदर, मतलब हमारी कंपनी जहां पर काम कर रही है वो रेंट पर है, हम टेनेंट हैं, हर महीने रेंट पे हमारे खर्चा होगा, रिकॉर्ड करेंगे डेफिनेटली। डी ऑप्शन, इसकी बारी चल रही है। हाँ जी, नहीं करेंगे सर, एलसीडी परचेज करिए पर्सनल यूज के लिए, नहीं करेंगे हम रिकॉर्ड। सर पर्सनल यूज के लिए वो एलसीडी खरीदी और फ्रॉम बिजनेस अकाउंट से पैसे तो रिकॉर्ड करेंगे, वो रिकॉर्ड करेंगे। 16 पर आ गए जी हम। अकाउंटिंग डज नॉट शो द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द बिजनेस। मैंने एग्जांपल दिया ना, यहाँ पर बिल्डिंग 10 लाख रुपए की हमने खरीदी, तो यहाँ उसको बेचेंगे तो रियलाइज होंगे, मिलेंगे 15 लाख रुपए, तो अकाउंट्स 15 लाख पे रिकॉर्ड नहीं करता, 10 पे रिकॉर्ड करता पुराने वाली वैल्यू पर। तो ऑप्शन नंबर है, ये अकाउंट की कमी है, ये अकाउंट का फायदा। बिल्डर ट्राई करें, अकाउंट की कमी है कि फायदा? सर ए ये ऑप्शन सर कमी है अकाउंट्स की, कि मार्केट वैल्यू नहीं दिखा रहा, पुरानी वाली वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहा। ठीक है जी। 17 पर आ गए जी। इनमें से कौन सा इंटरनल यूजर नहीं है? इंटरनल यूजर नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजर्स, एम्प्लॉइज, लेंडर्स। लेंडर वाला मतलब जो लोन देता है, विच लेंड्स मनी। लेंडर कहते हैं जिसने लोन दिया हुआ है हमारी कंपनी को, वो बाहर का बंदा हो गया है ना, तो ऑप्शन ए बी सी में अंदर के बंदे हो गए। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया आउटसाइड यूजर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ए बी सी हो गया इंटरनल यूजर। 18 पर आ गया जी। इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है अकाउंटिंग का, ये ट्राई करना है। ए ऑप्शन, रिकॉर्ड करता नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। क्या होती है नॉन ट्रांजैक्शन? तो मॉनेटरी वर्ड बना है वर्ड मनी से, तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन मतलब जो मनी में हो, नॉन मॉनेटरी मतलब जो मनी में ना हो। रिदम एग्जांपल दें कोई नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन एग्जांपल रिकॉर्ड नहीं करते कि नॉन मॉनेटरी होती, ऐसा कोई एग्जांपल। जैसे कोई चीज बेची पर अमाउंट के साथ ही बेची, तो कैश बेची। नहीं, अब सुनो, उसमें अमाउंट तो पता है ना, हमें मॉनेटरी वैल्यू तो पता है उसके अंदर है, कोई रिकॉर्ड है। बढ़ आप ट्राई करें। आदित्य, ऋषभ, क्वालिटी ऑफ स्टॉक। क्वालिटी ऑफ एग्जांपल आया था, क्वालिटी ऑफ स्टाफ, बिल्कुल सही। स्टाफ हमारा वेल क्वालिफाइड है, हार्ड वर्किंग है, ये क्वालिटी है उसकी, ये हम रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते क्योंकि इसको मनी में मेजर ही नहीं कर सकते हम। समझ आ रही है ये बात? ये हो गया नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते हम। 19 which of the following is a limitation of account? इन चार में से एक ना एक कमी है, ये अकाउंट्स की वो कमी ढूंढनी है हमें। वृंदा आप ट्राई करें। सर ऑप्शन सी। सी ऑप्शन, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। सर जो रियल नहीं है, बिल्डिंग हमारी बुक्स में दिखा रहा है 10 लाख रुपए की, लेकिन रियल तो है ही नहीं वैल्यू, रियल तो 15 लाख रुपए वैल्यू। अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन दिखाता है, ये कमी है अकाउंट्स की। ऑप्शन ए तो फायदा है, मैनेजमेंट को असिस्ट करता है, बी तो फायदा है, याद नहीं रखना पड़ता, डी तो फायदा है, कोर्ट में एविडेंस है, सी फायदा नहीं है। 20 का गया कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। हमारे जो गुड्स बने वो मैन्युफैक्चर हुए, वो कौन पता लगा के बताएगा? ट्राई करें। बी ऑप्शन से कॉस्ट अकाउंटेंट बताएगा कि किसी चीज की कॉस्ट कितनी आ रही है। 21 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक में कौन कौन सी आइटम आती हैं? ट्राई करें नेक्स्ट।
ऑप्शन ए कह रहा है रिलायबिलिटी रेलेवेंस, ऑप्शन बी कह रहा है अंडरस्टैंडेबिलिटी, बट पीछे रीडिंग कर सकते हैं आप चाहें तो। 4 क्वालिटी पढ़ाई गई थी, उन 4 में से कौन कौन सी 2 हैं, ए में है या बी में है, अगर दोनों में है तो सी ऑप्शन आएगा। बी। फिर तो आप ट्राई करें। सी ऑप्शन सर, रिलायबिलिटी रेलेवेंस अंडरस्टैंडेबिलिटी कंपैटिबिलिटी चारों की चारों में, इसलिए सी ऑप्शन आंसर है। 22 पर आगे जो फॉलोइंग नोट ऑफ क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इनमें से कौन सी क्वालिटी नहीं है, फर्दर ट्राई करेंगे। डी ऑप्शन मटेरियलिटी क्वालिटी नहीं है, बाकी 3 क्वालिटी हैं, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। 23 आदित्य, which qualitative characteristic of accounting information is reflected when accounting information is clearly presented, तो clearly वाली क्वालिटी कौन सी है, reliable, relevance, comparable या understandable। लास्ट ऑप्शन अंडरस्टैंडेबल, क्लियरली मेंशन मतलब अंडरस्टैंडेबल, समझ में आ रहा। 24 which external user of accounting information is most interested in knowing whether the long term solvency position of the firm, मतलब कि कोई अकाउंटिंग यूजर एक्सटर्नल वाला मतलब बाहर का बंदा वो हमारे अकाउंट्स देख रहा है इस वजह से कि हम हमारी कंपनी लॉन्ग टर्म में चल पाएगी नहीं चल पाएगी, वो चीज चेक करता है। वो इनमें से कौन सा पर्सन है जो चेक करेगा। ऑप्शन नंबर सी सर बैंक, क्योंकि बैंक लॉन्ग टर्म के लोन देता है ना, बैंक देता है जनरली लोन लॉन्ग टर्म के लिए, इसलिए बैंक हमारे लॉन्ग टर्म वाली देगा, सर्वाइव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। 25 विंडो ड्रेसिंग ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, विंडो ट्राई करेंगे आप। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, इनमें से ऑप्शन सी। सी ऑप्शन सर ज्यादा प्रॉफिट दिखाना, ये है विंडो ड्रेसिंग। ऑप्शन ए का मतलब ये नहीं है कि ब्यूटीफुल तरीके से अकाउंट्स को लिख देना, अलग अलग कलर से हमने पेन से यूज बना करके लिख दिया तो विंडो ड्रेसिंग हो गई, या हमने ज्यादा लॉस दिखा दिया तो विंडो ड्रेसिंग हो गई। ज्यादा प्रॉफिट दिखाना विंडो ड्रेसिंग। 26 which of the following transaction is not of a financial character, फाइनेंशियल नेचर नहीं है उसका, मतलब रिकॉर्ड ही नहीं हो सकता, ऐसा कौन सा ऑप्शन है। लास्ट वाला सर, एम्प्लॉइज की स्ट्राइक हो गई, हड़ताल कर दी एम्प्लॉइज ने, काम नहीं करेंगे, इस चीज को कैसे रिकॉर्ड करना पॉसिबल ही नहीं, बाकी सब रिकॉर्ड कर सकते हैं। 27 which of the following is not a business transaction, इसको रिकॉर्ड करेंगे नहीं, बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन है जो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हो, किसके बारे में चल रही है, एकदम आपके बारे में, सी हो गई ना आपकी, फिर आगे अच्छा हाँ जी सी ऑप्शन, कैश विथड्रॉन फ्रॉम पर्सनल बैंक अकाउंट 10,000 फॉर पर्सनल यूज, बैंक से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला और पर्सनल यूज के लिए पैसा खर्च कर दिया, तो ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ये रिकॉर्ड नहीं होगी। 28 आप ट्राई करेंगे आगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, कौन से रिकॉर्ड करेंगे। अब 4 में से 3 फालतू की तो इग्नोर कर देंगे, काम की एक ढूंढना, तो कौन से काम की लग रही है आपको। ए ऑप्शन से गुड्स खरीदे हैं उधार में, ये काम के ट्रांजैक्शन लग रही है। बी में क्या है, एम्प्लॉय को जॉब से निकाल दिया। सी में ओनर अपने लिए कार ले रहा है। डी में अपनी कोई पर्सनल आइटम बेच दी ओनर ने, ये तीनों इग्नोर करने वाले आइटम थी। आते हैं फिल द ब्लैंक्स पर। क्वेश्चन नंबर 1, स्कोप ऑफ अकाउंटेंसी इज डैश देन दैट ऑफ बुक कीपिंग। सर बुक कीपिंग छोटा कॉन्सेप्ट है, उसमें कम काम होता है, अकाउंटेंसी बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसमें ज्यादा काम होता है। तो अकाउंटेंसी इज बिगर कॉन्सेप्ट देन अकाउंटिंग, बिगर कॉन्सेप्ट अकाउंट्स की नॉर्मल लैंग्वेज में वाइडर वर्ड बोलेंगे कि इसमें ये वाइडर टर्म होगी, इसमें बड़ी टर्म होगी, तो वाइडर ऑप्शन आ गया जिसमें बिगर भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गया दिया, बुक कीपिंग इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ डैश ट्रांजैक्शंस। तो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ऐसा लिख सकते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऐसा लिख सकते हैं, मतलब ये जो भी फिंगर के अंदर आ रहे हैं ये सेंटेंस आपने चैप्टर के अंदर पढ़ लिए, उस चैप्टर सेंटेंस के अंदर एक वर्ड मिसिंग करके उसको फिंगर लाइंस बना दिया। आपको चैप्टर आप रीड करोगे 2-3 बार आपको समझ में आने लग जाएगा कौन सा वर्ड मिसिंग। थर्ड क्वेश्चन, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड एज अ डैश इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो कोर्ट के बाद ताकि सर एविडेंस लेकर के जाते हैं कोर्ट के अंदर, तो एविडेंस आंसर आ गया। फोर्थ, information in financial reports is based on dash transactions and events, तो मैंने खुद ही बोल दिया events based on
फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन के बाद कीमत दोनों ही रिकॉर्ड करते हैं। फिफ्थ, द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट्स विद डैश एंड एंड्स विद डैश। स्टार्ट कहां से होता है? सबसे पहला काम क्या होता है अकाउंटिंग में, हम ढूंढते हैं कि हमें कौन सी ट्रांजैक्शन करनी है। जैसे हमें क्वेश्चन करेगा स्ट्राइक हो गई, ये बेकार की आइटम है, नहीं करना। पर्सनल यूज के लिए कोई आइटम खरीद ली, बेकार की चीजें हमें नहीं करना। गुड्स खरीदे हैं, काम की चीजें खरीदना है, तो हमें आइडेंटिफाई करना कि कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करें, कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ना करें। पहला स्टेप ये। सबसे आखिरी स्टेप क्या था? कम्युनिकेट करना। ठीक है जी, तो आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन ये पहला स्टेप हुआ और कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन ये लास्ट वाला स्टेप हुआ। सिक्स्थ क्वेश्चन, अकाउंटिंग मेजर्स द बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन टर्म्स ऑफ डैश यूनिट्स, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल या मॉनेटरी यूनिट्स, मनी के फॉर्म में, सिर्फ मनी वाली फॉर्म में नहीं। मेजर देखो यहाँ पे मेजर वर्ड लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? एग्जांपल दिया था मैंने, बॉस कहता है कि मैं 10 किलो खरीद कर लाऊं रॉ मटेरियल, तो आप ये पूछेंगे सर कि 10 किलो हो या कितना भी हो, हमें वेट से मतलब नहीं है, मैं मॉनेटरी टर्म में बताओ कि कितना रुपए का, वो रिकॉर्ड करना है। ठीक है, 7 क्वेश्चन पर आ गए जी। आइडेंटिफाइड एंड मेजर्ड इकोनॉमिक इवेंट्स शुड बी रिकॉर्डेड इन डैश ऑर्डर। कौन से ऑर्डर में रिकॉर्ड करना चाहिए? और तो देखिए जी, आंसर में लिखा हुआ, आंसर लिख लीजिए एक बार, क्रोनोलॉजिकल। इसका मतलब क्या होता है? टाइम बेसिस पर, जो पहले चीज होगी उसको पहले रिकॉर्ड करेंगे, जो बाद में होगी उसको बाद में, जो उसके बाद होगी उसके बाद, मतलब टाइम के बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं। मतलब 4 दिन पहले ट्रांजैक्शन हम आज रिकॉर्ड नहीं कर सकते, जो 2 दिन बाद होने वाली है उसको आज रिकॉर्ड नहीं कर सकते, टाइम के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करते हैं हर चीज। तो इस वर्ड का मीनिंग है क्रोनोलॉजिकल, मतलब टाइम के हिसाब से। आप अंडरलाइन कर लीजिए क्रोनोलॉजिकल, वो वहां लिख लीजिए टाइम बेसिस। तो आंसर में दिया हुआ वर्ड क्रोनोलॉजिकल, उसको अंडरलाइन करके हम वहां पे लिख सकते हैं टाइम बेसिस, टाइम बेस पे रिकॉर्ड करते हैं। 8th में इन एवरी ट्रांजैक्शन डैश एस्पेक्ट्स आर इन्वॉल्वड। और ट्रांजैक्शन में 2 एस्पेक्ट होते हैं सर, चैप्टर 6 में भी पढ़ेंगे, चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। 2 डबल एस्पेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो 2 आंसर आएगा इसमें। ट्रू फॉल्स पे आते हैं जी। पहला, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है जी। बड़ा दाग कराया गया है कि सेम है कि नहीं है, ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है सर, दोनों का मीनिंग सेम नहीं होता कि दूसरा यूज कर लो। बुक कीपिंग अलग वर्ड है, अकाउंटिंग अलग मीनिंग है इसका। क्वेश्चन नंबर 2, अकाउंटिंग डील्स विद क्वांटिफाइबल इंफॉर्मेशन, जिसकी क्वांटिटी बता सकें, क्वांटिफाइबल उसे कहते हैं। सही है गलत है? ट्रू है जी, बिल्कुल। क्वांटिफाई करना मतलब क्वांटिटी में बताना। अगर क्वांटिफाई लिखा ना क्वालिटी वाइज लिखा होता तो फिर फॉल्स हो जाता। थर्ड, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, बिजनेस की लैंग्वेज है, क्योंकि बिजनेस अपने इन्वेस्टर को कैसे बताएगा कि मैं बढ़िया काम कर रहा हूं, मेरे पे पैसा लगाओ। तो अकाउंट्स ही एक लैंग्वेज है, एक भाषा है जिसके थ्रू बताएगा कि मैं बढ़िया काम कर रहा हूं, मेरे पे पैसा लगाओ। ठीक है, तो ट्रू हो गया, अकाउंटिंग लैंग्वेज है बिजनेस की। फोर्थ क्वेश्चन जी, अकाउंटिंग एम्स टू कम्युनिकेट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इन्वेस्टर ओनली। बताइए, इन्वेस्टर को इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करता है सिर्फ इन्वेस्टर को, सही है गलत है? सर फॉल्स। फॉल्स क्यों है? इन्वेस्टर को कम्युनिकेट करता है, क्योंकि सिर्फ इन्वेस्टर को नहीं। हाँ, ओनली वर्ड में गलत बनाया सर इसको। ये पूरा सेंटेंस कंप्लीटली ट्रू है, इस ओनली वर्ड में इसको फॉल्स बना दिया। ठीक है, यहाँ पे ओनली वर्ड नहीं लिखा होता तो ट्रू होता। क्वेश्चन कह रहा है अकाउंट्स का काम है अपनी जो अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन है वो कम्युनिकेट करना ओनर को, इन्वेस्टर को, उसे कम्युनिकेट करना, ये काम है, बिल्कुल काम है। लेकिन ओनली वर्ड कह रहा है ये सिर्फ किसी को कम्युनिकेट करता और किसी को नहीं, इसलिए फॉल्स हो। अब अगर मुझसे सेम क्वेश्चन है, ओनली वर्ड ना लिखा हो तो बड़ा लेटर पे पढ़ना कि एक वर्ड से मीनिंग बदल जाता। फिफ्थ क्वेश्चन की ट्रांजैक्शंस आर पोस्ट चैप्टर नंबर 9 लिख लीजिए इस पर भी, ये भी गलती से इधर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 9, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इज डिटरमाइंड बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग। का पता है जी, कैसे का सही है गलत है? गलत है जी। और इसमें सही कैसे हो, क्या वर्ड चेंज करेंगे सही हो जाए? तो कॉस्ट अकाउंटिंग बिल्कुल सही, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जगह अगर क्वेश्चन में कॉस्ट अकाउंटिंग लिखा होता तो ये ट्रू हो जाता।
Seventh, the objective of bookkeeping is to maintain complete record of financial transaction. Complete record करना सिर्फ रिकॉर्डिंग लेवल तक. आप बताएंगे सही है गलत है? ट्रू है जी, क्योंकि हमें रिकॉर्डिंग तो कंप्लीटली करवा देता है बुककीपिंग, उसके बाद के स्टेप छुड़वा देता है बस. 8 पॉइंट, गवर्नमेंट इंटरनल यूजर होता है. रिदम आप ट्राई करेंगे. गवर्नमेंट इंटरनल यूजर होता है कि नहीं? फॉल्स है जी. गवर्नमेंट कौन सा सही कैसे गवर्नमेंट वाले पॉइंट को? यानी एक्सटर्नल लिखा होता तो ट्रू हो जाता. वो बाहर का होगा ना, गवर्नमेंट अंदर का नहीं होगा. गवर्नमेंट क्यों देखती है हमारे अकाउंट्स को? टैक्स कलेक्ट करते हैं. 9, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज इज इंटरनल यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. और ट्राई करने सही गलत है? ट्रू है जी. मैनेजमेंट है जो कंपनी चला रही है, वो तो कंपनी के अंदर का ही पर्सन है, उसका सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी शेयर होगी. आदित्य 10th पॉइंट, दो प्राइमरी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक हैं, अंडरस्टैंडेबिलिटी, मैटेरियलिटी. सही है गलत है? आदित्य क्यों गलत है? कौन सा वर्ड गलत बना रहा है इसको? अंडरस्टैंडिंग करा आपने. मैटेरियलिटी गलत बना रहा है इसको. अंडरस्टैंडेबिलिटी तो है क्वालिटी. 4 क्वालिटी, रेलेवेंस, रिलायबल, अंडरस्टैंडेबल और कंपैरेबल. तो अंडरस्टैंडेबिलिटी तो क्वालिटी है, उस वजह से गलत नहीं है ये आंसर. मटेरियलिटी वर्ड आ गया वो गलत. मटेरियलिटी वर्ड क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक नहीं. ध्यान रहेगा जी. सर मटेरियलिटी की जगह तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं. नहीं, इस क्वेश्चन में तो पूछा हुआ था कि दो क्वालिटी है, तो ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स हो गया. बाकी इन चारों में से चारों सही हैं. अगर इसमें होता टू प्राइमरी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड रिलायंस, रेलेवेंस, तो ट्रू हो जाता. तो आंसर ट्रू हो जाता. ठीक है, मतलब इन चार में से कोई सी भी दोनों में से हो तो ट्रू हो जाता आंसर. चैप्टर कंप्लीट हो गया है. ये मेरे नोट्स मेरे अकॉर्डिंग कंप्लीटली सफिशिएंट है. उसके अलावा फिर भी आपकी कोई स्कूल में बुक लगी हुई है, वहां से भी आप रीडिंग करें, जरूर करें. एक्स्ट्रा प्रैक्टिस होगी आपकी. उनमें से कोई ऐसा टॉपिक आपको दिखे जो लग रहा है क्लास में कवर नहीं हुआ सपोज, तो आप पूछ सकते हैं. नेक्स्ट क्लास में पहले डाउट पूछे जाएंगे, फिर टेस्ट. वेडनेसडे को टेस्ट होगा चैप्टर 1 का. क्वेश्चन सारे होंगे एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, इन द ब्लैंक्स, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन. क्वेश्चन सारे टाइप के होंगे. लॉन्ग क्वेश्चन में ध्यान रखिए क्वालिटी क्वांटिटी दोनों मेंटेन करनी है. छोटा आंसर नहीं चलेगा. अगर मार्क्स का है, मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है. 2 मार्क्स का है तो एटलीस्ट 4-5 लाइनें. 3 मार्क्स का है तो आधा पेज. 4 मार्क्स का है तो पौना पेज. 5 मार्क्स का है तो 1 पेज सिंगल साइड. 1 पेज सिंगल साइड. इतनी आपकी लेंथ होनी चाहिए और क्वालिटी तो होनी ही चाहिए. हेडिंग आपको लर्निंग वाला काम क्या करना है, रटने वाला काम क्या करना है. आंसर्स के अंदर जो हेडिंग्स हैं वो आपको रटनी है जरूर, क्योंकि हेडिंग अगर हमारी बिल्कुल एक्यूरेट है तो 99% चांसेस होते हैं कि टीचर हमारा एक्सप्लेनेशन रीड ही नहीं करेगा, हम इसी पे बेस पे मार्क्स देते हैं. और उसी को एक्सप्लेन करना है. बस आपको करना क्या है, आपको जो हेडिंग्स है वो रटनी है और जो उसका एक्सप्लेनेशन है वो 3-4 बार रीड करना. तो अपनी लैंग्वेज बना करके आना. ठीक है जी. तो पहला टेस्ट है ये अकाउंट का. तो पहला टेस्ट अच्छा जाए, शुरुआत अच्छी हो, कोशिश ऐसी रखें. तो फ्राइडे चैप्टर नया स्टार्ट होगा. आज के लिए इतना ही.